इस लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे, हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा। इसके 75 साल पूरे हो चुके हैं जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और ये है भाई साहब फर्स्ट मीटिंग का ये फोटो जो दिखाई दे रहा है इमेज आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा। तो क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? किसी भी देश का संविधान बनाने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है, कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, संविधान बनाते हैं। तो वो संवैधानिक बॉडी जो है, जो लोग इकट्ठा हैं संविधान बनाने के लिए, उन लोगों की असेंबली को ही, ग्रुप ऑफ पीपल को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। तो ये असेंबली हमने बनाई थी 1946 में, और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें डिस्टिंग्विश्ड पीपल थे, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है जो हमारा, सारे पार्ट से लगभग इसमें पीपल थे, रिप्रेजेंट किया था। डिफरेंट आइडियोलॉजी के विचारधारा रखने वाले लोग थे, उनकी डिफरेंट अलग अलग विचारधाराएं थी। तो लगभग हर कम्युनिटी से रिप्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इस जो हमारे देश की बनाई गई थी 1946 में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का आइडिया सबसे पहले आया कहाँ से? देखो, सबसे पहला जो इसका आइडिया दिया था फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय ने दिया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा, बहुत सारे एग्जामों में, ये नाम याद रखना है। एम.एन. रॉय ने फर्स्ट टाइम दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, कि हमारे देश के लिए संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। एम.एन. रॉय ने ये दिया था आइडिया। फिर 1935 में फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ये कांग्रेस पार्टी वही है जो आज इलेक्शन लड़ती है, उसी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब किया? 1935 में। तो याद रखना ये भी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट जारी की। उस स्टेटमेंट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि हमारे भारत का संविधान हम भारत के लोग ही बनाएंगे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। कोई बाहर की कंट्री हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, इसके जो मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होंगे, वो चुनाव उनका होगा, और चुनाव होगा एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है हर एक पर्सन, जो पहले तो ये था कि 21 साल से ऊपर का पर्सन है वो वोट देने का अधिकार हो, हर एक दे सके, यानी कि औरत हो या आदमी हो। लेकिन अब ये 18 साल कर दिया था। आपको पता है हमारे संविधान पास हुआ था तब तो 21 ही था, लेकिन बाद में ये एक अमेंडमेंट लेके आए थे, 61st अमेंडमेंट है शायद, ये देखना पड़ेगा, 1989 में आया था। तब इसको 21 से हटा के 18 साल एज कर दी थी। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये है, आइडिया समझो आप, कि जो भी मान लो पर्टिकुलर एज जो डिफाइन की गई है वोट देने की, उस एज का पर्सन है तो उसे सबको अधिकार हो। ऐसा नहीं है अमीरी गरीबी के आधार पर वोट देने का अधिकार हो। ऐसा होता था भाई साहब, अंग्रेजों ने पहले अमीर लोगों को अधिकार दिए वोट देने के, और वुमन को तो थे ही नहीं उस टाइम पे, फिर वुमन को बाद में दिए। तो ये एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्टेड हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फिर संविधान बनाए। ये स्टेटमेंट जारी की जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो हमारे देश में ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट थी, उसने फर्स्ट टाइम अगस्त ऑफर में ये एक्सेप्ट की, स्वीकार की पहली बार। ये अगस्त ऑफर आया था 1940 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकंड वर्ल्ड वार चला था, 1939 में चला था सेकंड वर्ल्ड वार। उसके बाद ये इंडिया की सपोर्ट चाह रहे थे कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करे इस सेकंड वर्ल्ड वार में, लेकिन इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था, इंडिया के लीडर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनकी सपोर्ट के लिए ही ये अगस्त ऑफर लेके आए, एक प्रपोजल लेके आए। इसमें कुछ प्रोविजन थी कि इंडिया को क्या है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार होगा जब वर्ल्ड वार खत्म होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सबसे पहले ये डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सेप्ट की, वो अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट की थी। बाद में देखो एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था, क्योंकि अगस्त ऑफर तो इंडिया के जो लीडर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसमें जो प्रोविजन थी उसके हिसाब से हमारे देश में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 1946 में। और पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। वो पहली मीटिंग की डेट भी आपको याद रखनी, कई बार पूछिए वो। इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ थी, कितने मेंबर थे। टोटल जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 थे, जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट प्रिंसली स्टेट की थी। इसका क्या मतलब है? देखो, ब्रिटिश इंडिया का मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर टेरिटरी थी, वो 296 लोग वहां से आएंगे। और प्रिंसली स्टेट, देखो डायरेक्टली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं थे, ये इनडायरेक्टली इन पर रूल करता था प्रिंसली स्टेट पे। ये थोड़ी ऑटोनॉमी थी इनको, प्रिंसली स्टेट को राजा हुआ करते थे, छोटी छोटी रियायतें। तो ये प्रिंसली स्टेट की 93 सीट्स होंगी, और इनमें से भी जो 296 सीट थी ब्रिटिश इंडिया की, इनमें से 292 सीट होंगी 11 गवर्नर की प्रोविंस,
11 गवर्नर होते थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, प्रोविंस का मतलब स्टेट, उनमें से आएंगे। और 4 थी चीफ कमिश्नर की प्रोविंस, चीफ कमिश्नर एक पोस्ट थी, उसके अंदर जो प्रोविंस आते थे स्टेट, 4 सीट वहां से आएंगी। जो सीट है वो देखो पॉपुलेशन के आधार पे अलोकेट की गई, ये आपको लाइन याद रखनी है, पॉपुलेशन के आधार पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लो 10 लाख पॉपुलेशन के जहां पे रहेगी वहां एक सीट, फिर अगले 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट, ऐसे डिफाइन की गई है, पॉपुलेशन के आधार पे डिफाइन की गई। और हर एक जो ब्रिटिश प्रोविंस थी उसमें 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी थी। 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी कौन कौन सी? एक तो मुस्लिम और सिख, और मुस्लिम और सिख के अलावा जितने भी लोग थे वो जनरल कैटेगरी में थे, यानी कि मुस्लिम, सिख और जनरल, 3 कैटेगरी के आधार पर ये सीट दी गई। और इलेक्टेड मेंबर आए, जो भी कम्युनिटी थी उनकी उन्होंने इलेक्टेड किया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में आए वो, यानी कि हर स्टेट में जैसे अभी विधानसभा उसमें असेंबली हुआ करती थी, उनके इलेक्शन हुए, उन्होंने फिर देखो इलेक्शन उनके हुए, फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया। यानी कि ये जो मेथड हुआ था इलेक्शन का वो कैसे हुआ था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो अभी जैसे हमारे इंडिया में वोट होता है वो कैसा होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है, यानी कि जो भी सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगा वो जीत जाएगा कैंडिडेट। जैसे हम MP MLA के जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोट करते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं हुई थी। जो वोटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर की, वो इस मेथड से हुई थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस सिस्टम से। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है जैसे मान लो ये एक पर्सन है, इसने वोट दी, जैसे मान लो जो विधानसभा है प्रोविंशियल असेंबली के, ये जैसे मान लो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसके मेंबर चुने पीपल ने, मान लो कोई आम आदमी जैसे हम आप लोग हैं, उन्होंने ये चुन के गए, उसमें मेंबर बैठे ये ABC जितने भी मेंबर हैं। अब इन मेंबर में से ABCD, अब इनमें से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना चाहता है तो अपना नाम दिया, मान लो इसमें 10 कैंडिडेट हैं, अब ये जो वोट कर रहे हैं सारे असेंबली के लोग, इसमें मान लो 200 या 400 लोग इलेक्ट होके आए, अब ये वोट कर रहे हैं, तो ये जब वोट करेंगे, जैसे कैंडिडेट खड़े हुए, 4 कैंडिडेट खड़े हुए मान लो ABCD, अब जो भी लोग वोट कर रहे हैं तो वो प्रेफरेंस देते हैं। पहले मान लो मैं C को देना चाहता हूँ फर्स्ट 1 2 3 4, जैसे एक बंदा C को देना चाहता है फर्स्ट प्रेफरेंस कि सबसे पहले इलेक्ट C होना चाहिए, फिर ये मान लो A को देना चाहता है, फिर मान लो ये D को या B को, ऐसे प्रेफरेंस देते हैं इसमें, तो प्रेफरेंस के थ्रू होती है। ये हमने अच्छे से समझा भी हुआ है ये सिस्टम किसी ना किसी लेक्चर में। तो ये रिप्रेजेंटेटिव तो जो प्रिंसली स्टेट के, ये तो हुए जो थी ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से तो इलेक्शन हुआ था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजाओं के जो स्टेट बने हुए थे, जिन पे किंग हुआ करते थे, वो नॉमिनेट करेंगे अपने मेंबर। प्रिंसली स्टेट्स जो राजा हुआ करते थे वो नॉमिनेट करते थे, नामांकित, उनका इलेक्शन नहीं होता था। यानी कि जैसे ये एरिया है, इसमें राजा है, वो अपनी तरफ से कैंडिडेट भेजेगा कि ये मेरी तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर रहेगा, तो ऐसे नॉमिनेट करते थे, नामांकित। कुछ ऑब्जर्वेशन है इसकी कंपोजिशन में, देखो ये पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने अपने कैंडिडेट नॉमिनेट किए थे, नामांकित, और पार्टली इलेक्टेड थी, यानी कि आधी इलेक्टेड थी, कुछ हिस्सा इलेक्टेड था और कुछ नॉमिनेट था। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे इसमें, डायरेक्टली देखो प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि प्रोविंशियल असेंबली ने इलेक्ट किए थे वो मेंबर, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए, बाय सिंगल मींस ऑफ ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी ना हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के, कि हम जैसे आप लोग नॉर्मल पीपल हैं, कॉमन पीपल डायरेक्टली वोट करें, ऐसे थोड़ी ना हुए थे, क्योंकि जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे उन्होंने इलेक्ट किए थे, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, और लिमिटेड फ्रेंचाइज पे हुए थे। सबको वोट देने का अधिकार नहीं था उस टाइम पे, सब लोगों को, कुछ ही लिमिटेड लोगों को अधिकार था, तो लिमिटेड लोगों ने वोट किया था इसमें। और इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन हुआ था, यानी कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, यानी कि सभी सेक्शन सोसाइटी के जो थे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप, सभी इसमें रिप्रेजेंट नहीं थे, सभी के लोग नहीं थे। मुस्लिम लीग ने देखो फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी तो अटेंड नहीं की थी। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी भाई साहब जो बनी थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ऐसी ही मुस्लिम लीग थी एक, उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, हिस्सा नहीं किया था जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो इसकी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 11 सेशन लगे थे, 11 मीटिंग हुई थी, और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनाने में। जो लास्ट सेशन हुआ था 11वां सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया था। जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है ना हमारा, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रीय गान, और नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वो है जो सुजलाम सुफलाम वाला, वंदे मातरम वाला, और राष्ट्रगान वाला, जनगण मन वाला, ये अडॉप्ट किए थे 24 जनवरी 1950 को ही। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो, ये देखो ये इसने टेम्पररी लेजिस्लेचर की तरह भी काम किया था। जब देखो मान लो
जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। इससे 1947 से लेकर 1950 तक हमारे पास कोई पार्लियामेंट थोड़ी ना था, तो पार्लियामेंट का काम भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था और संविधान मेकिंग असेंबली का भी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी। तो पार्लियामेंट का जब ये काम करती थी तो इसके स्पीकर होते थे वो जीवी मावलेंकर थे। उन्होंने इसको मतलब चेयरमैन वो तो ये यानी कि स्पीकर अध्यक्ष वो थे इसके, यानी कि जब पार्लियामेंट की तरह काम करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कोई लॉ पास करना हो, कोई कानून बनाना हो, तो जीवी मावलेंकर ये इसको हेड करते थे, इसके स्पीकर थे। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कोई मीटिंग हो रही है तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अलग अलग डेट पे ये काम करती थी इस तरह से। तो लेजिस्लेचर का भी काम किया था जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया था। कई सारे फंक्शन इसने किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जैसे इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ की, कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ नेशन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन पे राज किया था, रूल किया था, उनका एक ग्रुप है ये। कोई चाहे तो इसकी मेंबरशिप ले भी सकता है, वो जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन पे रूल किया था, जैसे इंडिया पे राज किया था, रूल किया था, तो इंडिया चाहे तो इसकी मेंबरशिप ले भी सकता है और इससे बाहर भी आ सकता है, इंडिया की मर्जी है। तो इंडिया ने इसकी मेंबरशिप ले रखी है, इंडिया भी मेंबर है इसका, कॉमनवेल्थ नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इंडिया की मेंबरशिप का जो रेटिफिकेशन किया था, यानी कि प्रमाणित किया था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पार्लियामेंट तो बना नहीं था। 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुए थे। और जो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम इसी ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और नेशनल सॉन्ग भी और नेशनल फ्लैग भी, ये नेशनल फ्लैग क्या, राष्ट्रीय झंडा जो हमारा है तिरंगा, वो भी अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। जो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए थे। ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछी गई है ये कई सारे जो पीसीएस के एग्जाम है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अडॉप्ट किए थे, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, और नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को, यानी कि हमारा देश आज़ाद होने से पहले अडॉप्ट कर लिया था नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा 22 जुलाई 1947, ये याद रखना आपको डेट। और जो ये थे हमारे प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी इलेक्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। लेकिन कुछ बुराइयां करते हैं इसके कुछ एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना, वो क्या है? देखो पहली बात तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं था इसमें बॉडी में सारे, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि लोगों ने किए थे प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन, और इन्होंने इलेक्ट किए थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, यानी कि जो उसमें बैठे थे मेंबर। और ये सॉवरेन बॉडी भी नहीं थी, यानी कि इस पे क्या है, ब्रिटिश ऑर्डर के थ्रू ये एस्टेब्लिश की गई थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला, उसने एक्सेप्ट किया, तब ये एक्सेप्ट यानी कि बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि सॉवरेन बॉडी भी नहीं है ये। सॉवरेन बॉडी का मतलब है बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, किसी बाहर देश का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इन्फ्लुएंस का मतलब इंपैक्ट, प्रभाव, इफेक्ट ना हो। और देखो इसने बहुत लंबा टाइम लगाया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लगभग 2 साल लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, बहुत लंबा टाइम लगा था। और ये डोमिनेटेड थी कांग्रेस पार्टी से, यानी कि ज़्यादा मेंबर इसमें किसके थे, कांग्रेस पार्टी से थे। और डोमिनेशन था लोअर पॉलिटिशियन, यानी कि जो अधिकतर मेंबर जो इसमें थे या तो वकील थे या राजनेता थे, आम लोगों की इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम थी। और इसमें हिंदू पॉपुलेशन के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, डोमिनेटेड थे हिंदू कम्युनिटी के। ये नोट करके रखना, देखो आपको जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब सिटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, उसमें जब चेयरमैन थे ना इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन, वो सचिदानंद सिन्हा थे फर्स्ट टाइम, ये टेम्परेरी चेयरमैन थे, इनको बाद में हटाया गया, फिर परमानेंट जो चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्रियन थे ये सचिदानंद सिन्हा, इसलिए इनको चेयरमैन बनाया था, सबसे पुराने पार्लियामेंट्रियन का मतलब है इन्होंने जो ब्रिटिश की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी 1910 से लेकर 1920 तक, उसके मेंबर भी रहे थे, सदस्य रहे थे, इसलिए इनको चुना था टेम्परेरी चेयरमैन। उसके बाद परमानेंट बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यही था इसके बारे में।